Hare Krishna. Namaskar everyone. I, Vasundhara Singh, on behalf of Advait Society, welcome each and every one of you to the second day of our annual speaker convention, Advait Samagam, an endeavor to bring spiritually inclined people together on a common platform. We at Advait have always believed in conduit of wisdom, enabling the greatest ideas and practices to positively transform the lives of students and others associated with us. हमारे इस वार्षिक सम्मेलन का विषय है उन्नत भविष्य के लिए जागृत युवा। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें विभिन्न दर्शनों के प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा अंतस और आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होगा। भारतीय दार्शनिक परंपरा सदैव से ही संपन्न रही है तथा हमारे आचार्यों मनीषियों ने अपने पुरुषार्थ से इसे सिंचित किया है। It is a great privilege for the students of Delhi University to receive the divine presence of eminent spiritual personalities like Shri Pundarik Goswami Maharaj Ji. Shri Pundarik Goswami Maharaj Ji is a Bhakti yogi and an Acharya in the Gaudiya Vaishnav school of the Gopal Bhatt Goswami tradition. Through lectures on scriptures like Srimad Bhagavatam and Ramayana, he has been helping spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu to help seekers realize the objective of their existence. He has delivered lectures in various countries like Switzerland, Canada, United Kingdom and Italy. Maharaj Ji का जन्म 20 जुलाई 1988 को वृंदावन में श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के यहाँ हुआ था। जिस उम्र में बच्चे केवल खेल और खिलौने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में महाराज जी ने अपने प्रवचनों की गंभीरता से दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। 1995 में महज 7 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने पहली बार भक्तों को भागवत गीता का ज्ञान दिया। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। इन्होंने 21 साल की उम्र में अपने वंश का प्रभार संभाला। भागवताचार्य और वेदांत प्रचारक श्री पुंडरीक गोस्वामी जी माधव गौरेश्वर वैष्णव पीठ के गुणोत्कृष्ट आचार्य हैं। वह अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विभिन्न वैष्णव शास्त्रों के व्याख्यान द्वारा दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं ताकि लोग जीवन के वास्तविक अर्थ को जानकर लाभ उठा सके। मेरा सभी से निवेदन होगा कि महाराज जी का स्वागत एक बार हम सभी हरि बोल बोलकर करें। To begin the event on an auspicious note, I would like to invite Neha Nandini for Saraswati Vandana. मैं अब आप सभी के सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति भी देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणी भवदा, जाड्यान्धकारापहा, हसते स्फटिक मालिकां विदितिं पद्मा
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। I would request everybody to keep their masks on throughout the program. मैं निवेदन करूंगी हमारे अद्वैत सोसाइटी के अध्यक्ष श्री युवराज सिंह जी को कि वे मंच पर आएं और सभी अतिथियों का स्वागत करें एवं महाराज जी का भी अभिनंदन करें। Thank you so much, Vasundhara. I especially thank Pundari Goswami Maharaj ji for sparing time out for us. This is our second day of Advait Samagam, and Advait Society has constantly grown from a small union of few students to a large community of over hundreds of students from different colleges. Today, in spite of the internal examinations being going on, we have a good number of students from different colleges. Although we were not expecting people to appear because there are a lot of internal exams going on. Today is probably the last day for few students. द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आज कॉलेज का आखिरी दिन है। इसके बाद उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। उसके बाद भी हमारे साथ कई लोग जुड़े। हमारा विशेष आभार हंसराज कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रमा का, जिनके तत्वावधान और मार्गदर्शन में ये समिति स्थापित हुई थी और आज कई कॉलेजों तक विस्तृत हो चुकी है। हमारा आभार हमारी संयोजक डॉक्टर पारुल पंत मैम का। मैम हमारी कन्वीनर हैं और करेंटली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हंसराज कॉलेज में एक प्रोफेसर का दायित्व निभा रही हैं। साथ ही जितने भी स्वयंसेवकों ने, जितने भी कार्यकर्ताओं ने हमारी सहायता करी, उन सभी का विशेष आभार। पुनः मैं धन्यवाद दूंगा पुंडरी गोस्वामी महाराज जी का कि उन्होंने समय निकाला और उनकी समस्त टीम का जिन्होंने हमारा सहयोग किया। धन्यवाद सभी का और स्वागत दिल्ली विश्वविद्यालय में। धन्यवाद युवराज। अब मैं आग्रह करूंगी हिज ग्रेस अरविंदाक्ष माधवदास प्रभु जी से कि वे मंच पर आएं और महाराज जी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं महाराज जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से युवाओं का कृतार्थ करें। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की महती कृपा से आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दिल्ली विश्वविद्यालय के सभागार में आप सभी विद्यार्थियों के मध्य उपस्थित हूं। सबसे आनंद की बात यह है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुनने बहुत बार आया था, सुनाने पहली बार आया। आपको एक आनंद की बात कहूं तो वसुंधरा जी, इफ आई एम राइट, आप मेरा परिचय दे रही थी, उसमें एक विषय रह गया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का भी विद्यार्थी था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने करस्पॉन्डेंस से बैचलर्स किया था। तो आज जिस संस्था का मैं विद्यार्थी हूं, आज मुझे वहां अध्यापक बनने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा कोई प्रगति का और सूत्र नहीं हो सकता। नॉर्थ कैंपस में समय समय पर कभी कभी आता था और ऐसे नहीं आता था जैसे आप आए हो वैसे ही आता था, ऐसे भी कभी कभी एक आध दो बार। उसका ये कारण है कि, और मैं रहा बहुत समय तक रूपनगर में, जो कि एडजॉइनिंग नॉर्थ कैंपस है। रूपनगर में मेन रोड पर एक राधा गोविंद मंदिर है, आप कभी ध्यान दीजिएगा। उस स्थान से मेरे परिवार का बहुत पुराना परिचय है। इनफैक्ट जिस फैमिली ने उसको बिल्ड किया था वो ओरिजिनली यहाँ से पहले पाकिस्तान में होते थे और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के डिसाइपल थे। तो जब यहाँ वो मंदिर बना तब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, आपने उस मंदिर का उद्घाटन किया था। तो उसकी छत के ऊपर एक कमरा था, मैं वहीं रहता था और कभी कभी आता था। फिर मैंने यहां रहकर एक कमला नगर में इन लिंगुआ आइल्स का कोर्स था फॉर ऑक्सफोर्ड जाने के लिए, मैंने वहां भी आइल्स का कोर्स किया और मुझे बात बाद में पता चली कि इन लिंगुआ जिनका था वो भी हमारे ही परिवार के शिष्य थे। बाद में जब उन्होंने मेरी कथा कराई तब मुझे उसका पता चला और आज मैं उस
फिर से उसका अनुभव कर रहा हूं कि जहां मैं पढ़ने आता था वहां मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक आयोजन था जहां कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए और अद्वैत समागम के विषय में आपने कहा। ये मेरे लिए बहुत उत्साह का विषय है कि अपने युवाओं के बीच, हम उम्र के बीच, अपने दोस्त यारों के बीच मैं कुछ कह सकूं। और मैं बहुत एक्साइटेड था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की सूचना मिली। तो उस दिन मैं नाम से परिचय नहीं था, पर बाद में जब मेरे पास पत्र आया और संवाद हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हंसराज कॉलेज में ये अद्वैत सोसाइटी में मुझे अंकुर जी नाम पता चला, अंकुर जी कि युवराज सिंह बुला रहे हैं, तो एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा युवराज सिंह है जो बुला रहा है। थोड़े दिन पहले उस युवराज सिंह से भी मैं दुबई में मिला था, तो मेरे को एक बार तो ये लगा कि शायद उस दिन मैं उसको क्या ज्यादा अच्छा लग गया था क्या, जो उसने मुझे फिर से बुला लिया। बाद में मुझे पता चला कि उससे भी बड़े युवराज सिंह से मिलने जा रहा हूं। मैं आप सबके बीच बहुत खुश हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा और आज बहुत सारी जैसे अन्य कार्यक्रम थे जिस वजह से मेरी अपेक्षा से तो बहुत ज्यादा लोग बैठे। आपने इस पूरे आयोजन की थीम रखी है कॉन्शियस यूथ फॉर बेटर फ्यूचर। सबसे पहले, हालांकि मेरे बहुत सारे परिचित लोग यहां बैठे हैं, मैं जब एक बार तो घुसा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभागार में बैठा हूं कि अपनी पाठशाला में बैठा। हम लोगों के अंतर्गत भी एक निमाई पाठशाला का सत्र चलता है जिसमें शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था है और उसके बहुत सारे विद्यार्थी आज यहां मौजूद हैं। ऑनलाइन स्कूल है ये। सबसे पहले कॉन्शियस शब्द को हमें समझना होगा। कॉन्शियस शब्द अगर हम समझ गए तो फिर वो चाहे यूथ हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसका काम चलेगा। और आई वुड से किसी ने अगर कॉन्शियसनेस को समझ लिया, चैतन्यता को समझ लिया, तो सबसे पहले वो बेटर प्रेजेंट को हैंडल करेगा। अगर वर्तमान श्रेष्ठ हुआ, वही सूचक है भविष्य को श्रेष्ठ करने का। बेटर फ्यूचर ही तभी हो सकता है जब बेटर प्रेजेंट हो। बेटर प्रेजेंट ही सोचने पर हमें बेटर पास्ट का याद दिलाता है और वो बेटर पास्ट ही हमें इंस्पायर करता है और प्रेजेंट में बड़े काम करने का, जिससे हम फ्यूचर की भी फाउंडेशन को मच मोर बेटर एंड ब्रॉडर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। चैतन्यता का अर्थ वर्तमान से है, भविष्य से कम है। वर्तमान को बहुत आनंद से जीना, ये कॉन्शियसनेस की पहली सूक्ति है। भविष्य के विषय में कोई कुछ नहीं जान सकता। भगवत गीता का पहला सूत्र कहता है गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण का यह पहला शब्द है अर्जुन। जो चला गया, जो आने वाला है, उसे छोड़। पंडित आदमी वो नहीं सोचता। पंडित का मतलब होता है बुद्धिमान। धोती कुर्ता वाले को हम आज पंडित जी समझते हैं। वो उपासक हो सकता है, वो पुजारी हो सकता है। उपासक होना अलग बात है, पुजारी होना अलग बात है, पंडित होना अलग बात है। तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टीचर होना अलग बात है, प्रोफेसर होना अलग बात है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना अलग बात है।
आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने भूत और भविष्य के विचार में वर्तमान को समाप्त कर देते हैं। Past is history, as it is very popularly said. Past is history, future is mystery, and present is the God's gift. वर्तमान भगवान का दिया हुआ उपहार है। कॉन्शियसनेस का सामान्य अर्थ है, मैं उस थीम पर ही फोकस रहकर अपनी कुछ बातें कहूंगा। कॉन्शियस व्यक्ति अपने भीतर की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाता है। What is happening outside, what is happening to others, you can't handle that. But what is happening to you can be handled properly, isn't it? अब यहां कितने लोग आए, आप के साथ क्या क्या हो रहा है इसको तो मैं ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सकता, पर हां मेरे साथ क्या, व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, मैं उसको मैनेज कर सकता। किसी भी घटना को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, और उस घटना से मुझे क्या प्रभाव पड़ा है मैं उसको नियंत्रित कर सकता। आपकी सिचुएशन को नहीं बदल सकता, पर अपने परसेप्शन को बदल सकता, isn't it? अपने भीतर की गतिविधि को बदल सकता। किसी ने अगर मुझसे कुछ कहा तो ये मेरे हाथ में है कि मैं उसको रिएक्ट करूं कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं, ये मेरे हाथ में है। और ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत बड़ा अंतर है। मैं कोई गेंद दीवार के ऊपर फेंक के मारूं तो दीवार उस गेंद को रिएक्ट करेगी। एज न्यूटन सेड, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने जितनी तेज गेंद फेंकी, दैट बॉल विल रिएक्ट बैक ऑन द सेम स्पीड, इजंट इट? एंड आई हैव टू होल्ड इट। पर मैं अगर वही बॉल जोर से नितिन के पास फेंकूं, अब नाउ इट इज अप टू नितिन how he wants to respond back. हो सकता है मैंने अगर 10 किलोमीटर पर आवर पर फेंकी तो ये 20 पर फेंके, हो सकता है 100 पर फेंके, हो सकता है 5 पर फेंके, हो सकता है फेंके ही ना। ये भी हो सकता है कि मैं why should I throw it back, मैं दोबारा फेंकू ही ना। Now it is up to him that he wants to react or he wants to respond. मैं ये बात अपनी कथाओं में कई बार बोला कि एक बार बुद्ध जा रहे थे, बुद्ध का शिष्य आनंद उनके साथ था, और एक व्यक्ति बुद्ध को गाली दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराते जा रहे थे। आनंद ने चिढ़कर पीछे से कहा, भगवान ये आपको गाली देता, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बुद्ध ने रुकते आनंद से कहा, ये दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा। मैं कोई बेगर नहीं हूं, भिक्खु हूं, भिखारी नहीं हूं। ये दे रहा है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, ये अपने घर वापस ले जाए जो दे रहा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वृंदावन में एक अपने मित्र साधु के साथ घूम रहा था। पतली गली थी, सामने से एक व्यक्ति आया, मुझे देखकर, हम दोनों को देखकर उसका बैलेंस बिगड़ा, साइकिल से जोर से गिरा, बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा। बुरी से बुरी गाली उसने सुनाई उसको, उसकी वजह से, मेरे मित्र की वजह से। वो हंस के बोला थोड़ी देर में, यार तू गाली बड़ी गजब की देता है, ऐसी नए नए इनोवेशंस तो मैंने गालियों पर आज तक सुने नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल दिल से दे रहा है। अपना टेलीफोन नंबर दियो मुझे, किसी को गाली दिलानी होगी तुझे फोन करूंगा, मुझे भी नहीं आती इतनी गाली देनी। सामने वाला आदमी ठंडा पड़ गया। शिशुपाल भरे दरबार में श्री कृष्ण को गाली दे रहा है, श्री कृष्ण सुने जा रहे हैं।
तो कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है आपके भीतर जो घटित होता है उसको बदलना। सबसे पहले उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है। मैं थोड़ा घड़ी पर समय देख लूं, नहीं तो हम तो 3-4 घंटे बोलने वाले आदमी हैं। आप सबके कॉलेज और आगे का स्केड्यूल होगा। आप में क्या घट रहा है, ये बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ से, मेरी माँ आए, माँ प्लीज। तो मुझे माँ हर उस समय यहाँ भेजा करती थी कि मैं यहाँ अच्छे से पढ़ूं। आज देखने आई है मैं कैसे अच्छे से पढ़ाने आया हूं। अंशुज आप पीछे चले जाओ, माँ उधर आए प्लीज। आप सब फिर से बैठे, मैं अपना पॉइंट स्लिप ना कर जाऊं। मैं कोई नोट बना के नहीं लाया। अच्छा, माँ के आने से एक और अच्छा हुआ, कुछ जो लोगों को जाना था उनको जाने का गैप भी मिल गया। 2-4 लोग चले गए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगा सकते। आप समर को तो नहीं चेंज कर सकते, पर ये पंखा और एयर कंडीशनिंग लगा सकते। मतलब आप अपनी लिमिट में चेंज कर सकते हो, अपनी लिमिट को मैनेज कर सकते हो। और दुनिया को भी अगर बदलना है तो सबसे पहले अपने को बदलना शुरू करना पड़ता है। उसी बदलाव से, ये तो बहुत पॉपुलर सेइंग है, तभी सारी दुनिया बदल सकती है। अपने भीतरी स्वरूप को समझना, कॉन्शियसनेस का संस्कृत जो चैतन्य शब्द है उसका वास्तविक अर्थ यही है, और कहीं ना कहीं वही अद्वैत शब्द की भूमिका है। हालांकि अद्वैत शब्द को कोई हम एक सेक्ट तक या एक फिलॉसफी तक सीमित न रखें, मेरी ऐसी प्रार्थना है आपसे। अगर शंकराचार्य का मत अद्वैत है तो गौड़ियाओं के लिए अद्वैताचार्य पहले आचार्य है। इसलिए चाहे रामानुज हो उनके लिए भी विशिष्ट अद्वैत ही है, चाहे निम्बार्क हो उनके लिए भी शुद्ध अद्वैत ही है। इसलिए इसको बहुत बड़ा बना लीजिए, छोटा मत कीजिए। एक सभा में एक महात्मा इसी तरह अपना उद्बोधन कर रहे थे। उसी समय बड़ी तेज भूकंप आया, सब भागे, सारा हॉल खाली हो गया। 200-500 लोग बैठे होंगे। एक आध दो क्षण के बाद में जब भूकंप समाप्त हुआ, फिर से सब गैदर हुए और सबने महात्मा से कहा, सब भागे महाराज, आप क्यों नहीं भागे? साधु बोला, मैं भागा। आप झूठ बोलते हो, इतने लोग बैठे, सबने देखा, आप कहीं नहीं भागे। नहीं, मैं भागा। क्यों मजाक करते हो? बोले, अंतर था मेरे और तुम्हारे डायरेक्शन में, बस अंतर था। तुम सब भागे, कोई एलिवेटर्स की तरफ भागा, कोई एक्सकलेटर्स की तरफ भागा, कोई गार्डन की तरफ भागा, कोई ओपन ग्राउंड्स की तरफ भागा। तुम सब बाहर की तरफ भागे, मैं कुछ भीतर की तरफ भागा। मैं अपने अंदर गया। तुम जहां भागे वहां भूकंप था, भूकंप से बचा नहीं जा सकता था। भूकंप था, वहां भूमि हिल रही थी, पर मैं जहां भागा वहां भूकंप की औकात भी नहीं थी कि वो वहां घुस जाता। उसने मुझे कुछ नहीं किया, मैं उससे मुक्त हो गया। तो कॉन्शियसनेस का सबसे प्राथमिक अर्थ है अपने भीतर की एक डाइव लेना। अब आप कहोगे कि ये यूथ के लिए क्यों आवश्यक है, बेटर फ्यूचर के लिए क्यों आवश्यक है? जब मैं विषय को पूरा समेटूंगा तब शायद आपको पता चलेगा। और मैं एक बात और कह दूं कि सब कुछ फ्यूचर के लिए ही नहीं है। ये बात मैं अपने भूमिका में कह चुका हूं, प्रेजेंट के लिए।
इटालियन फिलोसोफर समरसीवर मॉम कहते हैं दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति कौन है? जो इस समय को महत्वपूर्ण मानता है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? जो उसके सामने बैठा हुआ है। वर्तमान अगर व्यवस्थित है तो भविष्य अपने आप व्यवस्थित होगा। तो हम बात पहले वर्तमान की करते हैं। भारत वर्तमान को व्यवस्थित करने की बात करता है, भविष्य अपने आप व्यवस्थित होता जाएगा। भारतीय शिक्षा बड़ी विलक्षण है। यहां भविष्य के आधारित शिक्षा नहीं है, वर्तमान की आधारित शिक्षा है। अगर मैं शास्त्रीय दृष्टि से कहूं, यह देश अगर सुबह उठना सिखाता है तो रात में सोना भी अच्छे से सिखाता है। ये देश, यहाँ के शास्त्र अगर जीतना सिखाते हैं तो यहाँ हारना भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम रणछोर भी है। अगर यहाँ राम सुग्रीव के साथ अपनी दोस्ती सिखाते हैं तो रावण के साथ अपनी दुश्मनी भी सिखाते हैं। आपकी दुश्मनी भी बड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए, बस चीप मत कर दीजिएगा उसको। राम जी की दुश्मनी भी बड़ी स्टाइलिश है, बड़े जज्बे के साथ युद्ध करते हैं, बड़ी एथिक्स के साथ युद्ध करते हैं। मैंने एक आनंद रामायण में पढ़ा कि जब मेघनाथ का वध हुआ तब राम जी ने खुद ने युद्ध रोक दिया था और रावण के साथ बगल में खड़े होकर उसको तिलांजलि दी थी और उसको अग्नि दी थी और साथ में खड़े होकर शोक व्यक्त किया था कि मैं आज की घटना से बड़ा दुखी हूं और आपका पुत्र वीर गति को प्राप्त हो। तो दुश्मनी भी एक बड़ी स्टाइलिश होती है। यहां की इतनी विस्तृत विचारधारा है। तो मैंने आपसे कहा कॉन्शियसनेस का मतलब सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना है। और जब मैं कहता हूं या आप कहते हैं, हालांकि इस विषय पर यहां सुनने वाले मेरे पहले से ही काफी विद्यार्थी पाठशाला के मौजूद हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये बात रखूंगा। जब मैं कहता हूं या आप कहते हैं तो उसका मतलब व्यक्ति 4 कोणों में विभाजित है। We all are divided into 4 dimensions. विषय को ध्यान से सुनिएगा। हम सबके 4 अस्तित्व हैं, 4 डायमेंशंस हैं। सारे शास्त्र, उपनिषद और गीता की कहीं ना कहीं भूमिका इसी बिंदु पर खड़ी होती है। जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब 4 चीजें होती हैं। जब मैं आप कहूंगा तो उसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये 4 वस्तुएं ही होंगी। हालांकि आज तक मैं को समझना बड़ा कठिन मामला है। आप कितना मैं कहोगे? आपका नाम थोड़े दिन पहले मिला, सरनेम कुछ साल पहले मिला, हम टटोलने पे आ जाएंगे तो आपको बड़ी घबराहट हो जाएगी। मैं कहानी कई बार सुनाया करता हूं कि एक बार एक अंग्रेज यात्रा कर रहा था। उस समय एम्बेसडर चलती थी और एम्बेसडर में पानी डालना पड़ता था थोड़ी देर में। तो एक सुनसान रास्ते पर ड्राइवर रुका टू पुट द कूलेंट इन द कार। तो वो अंग्रेज अपनी गाड़ी से उतरा, वो पानी जरा इंजन ठंडा कर रहा था, थोड़ा सड़क से अंदर गया। रात का घना रात थी और घना जंगल था। तो अंदर से आवाज आई, हु। अंग्रेज ने सोचा कोई मुझसे पूछ रहा है, हु आर यू। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम पीटर जॉन। थोड़ी देर में फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मैं इस फलानी कंपनी का मालिक। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मैं मेरी माँ का नाम ये। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले पिता के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, पर शायद उन 2 में से एक हो सकते हैं। फिर अंदर से आवाज आई, हु। थोड़ी देर में ड्राइवर, जब इंजन ठंडा हुआ तो ड्राइवर अंदर पहुंचा और उसको बोला, सर आप किससे बात कर रहे हैं? तो वो अपने इंग्लिश एक्सेंट में बोला, पता नहीं कौन है। अंदर से बार बार हु करता है। ड्राइवर ताली दे के हंसा। तू क्यों हंसता है? बोले कोई नहीं है, उल्लू हैं जो आवाज कर रहे हैं। रात में उल्लू हु की आवाज करते हैं। जब वापस लौटा अंग्रेज तो अपनी गाड़ी में नहीं बैठा। ड्राइवर ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले उस उल्लू के द्वारा पूछे छठे जवाब को ढूंढने जा रहा हूं। और मैंने सुना है कि वो अंग्रेज हिमालय की गुफाओं में चला गया था छठा हु ढूंढने। और उस दिन उसे अनुभव हुआ कि अहम अमृतस्य पुत्र। उसने पहले अपने आप को माँ का बेटा फिर पिता का बेटा कहा, पर उस दिन उसने वहां से लौटकर घोषणा की, अहम अमृतस्य पुत्र, मैं इस अमृत तत्व का पुत्र।
तो जब मैं शब्द कहूं और आप शब्द कहूं, उसके अर्थ 4 होते हैं। कॉन्शियसनेस को बिल्डअप करने के लिए इन 4 डायमेंशंस को समझना जरूरी है। And as soon as you understand and manage those 4 dimensions of your existence, your present will be beautiful and definitely there would be a better future. सबसे पहले आपका फिजिकल डायमेंशन है, एग्जिस्टेंस है, शारीरिक अस्तित्व है, फिजिकल डायमेंशन है। दूसरा आपका मेंटल एग्जिस्टेंस है। तीसरा आपका इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है। चौथा जो केवल इस देश को पता है, चौथा जिसमें इस देश ने काम किया है, चौथा जो जिस विषय में यह देश बहुत उन्नत है, और वो हमारा चौथा स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। एक गाड़ी में, एक गाड़ी की फिजिकल बॉडी होती है। इट्स अ मर्सिडीज और इट्स अ मारुति। ओनली इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन टेल यू द लोगो एंड द ब्रांड विच इट हैज। वो पूरी एरोडायनेमिक्स के साथ बढ़िया होनी चाहिए। इंजन की जितनी हॉर्स पावर है उसके साथ सूट होनी चाहिए। मर्सिडीज का इंजन लगा के मारुति में डोलोगे तो हंसी आ जाएगी, जैसे अभी आपको सोचने पर ही आई। आप भी कहेगा तू पागल है, मारुति का इंजन मर्सिडीज में लगा है तो समझ भी आए, पीछे देखेगा तो सही स्टार है। ये तो काम ही उल्टा हुआ। इंजन मर्सिडीज का है और लोगो तेने मारुति का लगा रखा है। मैं किसी कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी। वो मर्सिडीज होगी पर मारुति तो हमारे हनुमान जी है। मेरे कहने के बात को समझिएगा। दूसरा अस्तित्व है और वो है उस गाड़ी का इंजन। इंजन कितने हॉर्स पावर का है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले आदमी 2 घोड़े रखता था। अंग्रेजों के जमाने में विक्टोरिया चलती थी। अब हॉर्स पावर्स की बात करता है। 1-1 हजार हॉर्स पावर की इंजन्स को कंट्रोल करना चाहता है। कोई सामने से निकल रहा तो ब्रर आवाज करके बताता हो, मेरा इंजन कौन सा है। ये बीमारी खासकर रॉयल एनफील्ड वालों को ज्यादा लगी होती है। मैं कल रात जहां रुका था, मैंने सुना वहां हर रोज 10 बजे एक व्यक्ति उस घर के सामने से ब्रर करता जाता है और पूरे मोहल्ले को खबर लग जाती है कि भाई साहब जी आ गए। This is show off your engine. You have a beautiful car which has a beautiful body, but it doesn't have an engine. It will never move. It can become a great showpiece, but it will never move. मैं गाड़ी से इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि श्री कृष्ण भी रथ पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। गीता में भगवान रथ पर बैठे, कृष्ण ड्राइवर हैं। दुनिया में ड्राइवर बनना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे को एक दिन नितिन जी ने अपने ऑफिस में बुलाया और मैं इनकी एग्जीक्यूटिव्स के साथ बातचीत कर रहा था। मैंने एक ही बात कही कि आप सब अपनी कंप्यूटर डेस्क पर ऐसे ही बैठा कीजिए, अपने केबिन में ऐसे ही बैठा कीजिए जैसे आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते। हालांकि एक आदमी ने प्रश्न किया, महाराज जी मैं तो गाड़ी अच्छी चला रहा हूं पर बगल में बैठा आदमी पोक करे तो क्या करूं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है उसका ड्राइवर। गाड़ी बहुत अच्छी है, इंजन बहुत अच्छा है, पर अगर आशीष ड्राइवर बेकार है तो तुम्हारी फरारी फर्र कर जाएगी। ट्रैक्टर चलाने वाले को तुमने फरारी की स्टीयरिंग दे दी तो बेचारा क्या करेगा? वो कहे चलो खेत जोत आता हूं फरारी से। क्या करेगा? ऐसा हो जाता है।
एक बार मैंने अपने यहाँ गाड़ी में एक ड्राइवर रखा, मेरी मंदिर जाने के लिए मैंने वो एक मारुति हनुमान जी की एको रखी हुई है। वो ड्राइवर मैंने रखा, पर पता चला कि वो मेरी गाड़ी चलाने से पहले बस ड्राइवर था, डीटीडीसी का ही होगा शायद। तो वो इको को भी जो मोड़ लेता था ना, यूं घुमा के, मैंने कहा देवता तो सीधा मोड़ ले। बंदे को अभ्यास ही वही था बस घुमाने का, जो इको सीधी हो मुड़ जाए, वो पहले उसको लेफ्ट काटता था फिर घुमाता था। तो ड्राइवर बड़ा पक्का होना चाहिए। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। ऐसे ही हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारी मेंटल एग्जिस्टेंस और हमारी इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, ये इंडिविजुअल हैं, हर व्यक्ति की अलग है। हर गाड़ी अलग है, हर गाड़ी का इंजन अलग है, हर इंजन का ड्राइवर अलग है। और तीनों चीज चाहिए। गाड़ी जोरदार है, इंजन जोरदार है, ड्राइवर जोरदार नहीं है, तो यू विल हैव एन एक्सीडेंट, इजंट इट? ड्राइवर जोरदार है पर इंजन में ही दम नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ड्राइवर भी जोरदार है, इंजन भी जोरदार है, पर गाड़ी की फिजिकल बॉडी मजबूत नहीं है, पुरानी है, खटारा हो गई है, बम्पर पीछे ठर्र मंजीरी बजाता चलता है। एफएम लगाने की जरूरत ही नहीं, गाड़ी में अपने ही ऑर्केस्ट्रा है, शॉकर उसके ड्रम बजाता है। आगे वाला शीशा गंदा हुआ, बटन दबा के पानी चलाया, शीशे की जगह उस ड्राइवर के मुंह पर ही आया। उसने कहा गाड़ी साफ कर रहा है, मेरे चेहरा साफ कर रहा है। परेशान हो जाएगा आदमी, ऐसी गाड़ी नहीं चला सकता। पर मैं एक बात आपसे कहूं, हर गाड़ी की लुक अलग हो सकती है, हर गाड़ी का इंजन अलग हो सकता है, हर गाड़ी का ड्राइवर अलग हो सकता है, पर चाहे फरारी हो, चाहे बेंटली हो, और चाहे मारुति हो, चाहे नैनो हो, भैया फ्यूल सब में बिल्कुल एक सा डलता है। आप फ्यूल को चेंज नहीं कर सकते। वो पेट्रोल तो सब में ही एक सा डलेगा, हालांकि वो भी आज सुपर चार्ज वाले अलग आ गए, बट इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। फ्यूल सब में बिल्कुल एक सा है। वो आपका फोर्थ डायमेंशन है, एग्जिस्टेंस का फोर्थ डायमेंशन, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। उसी में गीता का सूत्र लागू होता है, समत्वम योग उच्यते, और उसी स्थिति को अद्वैतता कहते हैं, जिस सोसाइटी ने मुझे यहां बोलने के लिए इनवाइट किया है। ड्यूलिज्म है गाड़ी के फिजिकल एग्जिस्टेंस में, हमारी लुक्स में। कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। और इन जिसकी कॉन्शियसनेस केवल इस फिजिकल एग्जिस्टेंस पर आधारित होती है, वहां अमेरिका में कलर को लेकर के भी विवाद हो सकता है। सर मार्टिन लूथर किंग ना होते तो आज अमेरिका इस स्तर तक विकसित ना हो सकता था। आज कास्ट, हालांकि भारतीय व्याख्या कास्टिज्म की बहुत अलग है। पॉलिटिक्स ने उसको जिस तरीके से पेश किया, बहुत बड़ा विवाद हो गया। डेफिनेटली शुक्ल यजुर्वेद की सूक्ति, वेद की श्रुतियां ये बात कहती हैं कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ, और चरणों से शूद्र पैदा हुए। पर इसमें अंतर क्या पड़ गया? मैं आपका पैर काटूं तो आप कहोगे काटने दो। और मैं एक बात और कहूं, जिस नारायण के भगवान के इस रूप से इस वाक्य की व्याख्या और कल्पना की गई है, वो नारायण खड़े नहीं रहते, वैकुंठ में सदा लेटे रहते हैं। उनको
और अंकुर भैया जब सब लेटे रहते हैं तब पैर और सिर एक ही लेवल पर होता है। सीधा खड़ा कर दो तो पैर नीचे सिर ऊपर, और उल्टा खड़ा कर दो तो सिर नीचे पैर ऊपर, झंझट दोनों ही टाइम पर है। बहुत देर तक सीधा भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता, बहुत देर तक उल्टा भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। किसी समय समाज इस व्याख्या को सीधा खड़ा देखता था, किसी समय समाज इस व्याख्या को अब उल्टा खड़ा देखता, पर हमें लिटाना पड़ेगा। जब चेतना हमारी केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित रहती है, तब हम केवल इन भेदताओं का विचार करते हैं और उसे विवाद का केंद्र मान लेते हैं। ये भेद होना आवश्यक है, ये उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। सभी को फल कहा जाता है, पर आम अपना ही है, सेब अपना ही है। आम सोचे कि मैं सेब होता तो कैसा होता, फिर हमारी गर्मियों में हमें आनंद कौन कराता, अगर आम ही तो ऐसी चीज है जो सबसे खास है। ये भेद है। अगर हमारी चेतना केवल उस फर्स्ट फिजिकल डायमेंशन पर ही एग्जिस्ट करी, तो हमारे प्लेजर का सोर्स भी केवल वहीं तक सीमित हो जाएगा। हम केवल उसी के विकास का विचार करेंगे जो दुनिया ने बहुत किया है। आज हमारे इस शरीर को एक्सटेंडेड करने के लिए और उसको कंफर्टेबल करने के लिए साइंस ने जितनी बड़ी रचनाएं की हैं, वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। आज वो नहीं होती तो शायद मैं 1 घंटे में आपके पास कमला नगर नहीं पहुंच पाता। उसने मेरे मूव को एक्सटेंड किया है। आज जो लोग यहां नहीं हैं, इन कैमरास के माध्यम से उनके ईयर्स को, उनके आईज को एक्सटेंड किया है। डेटाबेस के माध्यम से मेमोरी को भी एक्सटेंड किया है। आज से 5 साल बाद भी यूट्यूब के ऊपर इस भाषण को सुना जा सकता था। मैंने जो 5 साल पहले कहा होगा वो भी अभी सुना जा सकता है। शरीर की इंद्रियों को विकसित करने के लिए विज्ञान ने बहुत बड़ा साधन बनाया है। वो बहुत आवश्यक है, उसमें कोई झंझट नहीं। शरीर बहुत अच्छा हो, पर अगर मन मतलब इंजन, मन ही आपका इंजन है जो ड्राइव करता है। शास्त्र कहता है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। मन नहीं हो वो आदमी कितना सूखा है महाराज। जिसके मन में किसी कल्पना, साहित्य, विचार, जिसका मन स्पेकुलेट करना नहीं जानता, जिसका मन लंबी लंबी सोचे रखना नहीं जानता, बड़े से बड़ी सोच, मन को रंजित करने के लिए अनलिमिटेड बुक्स बनी, अनलिमिटेड मैगजीन्स बनी, अनलिमिटेड टीवी सीरीज शुरू हुई। ये सब मन को इन्वेस्ट करने की चीजें हैं, क्योंकि मन ऐसी चीज है जो सदा लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। मन को कुछ ना कुछ चाहिए जरूर, उसको कहीं ना कहीं लगा के रखना पड़ेगा। निमाई पाठशाला के पिछले सत्र में मैंने एक कहानी सुनाई थी, मुझे आज मन करता है मैं फिर से सुनाऊं। एक बड़े भारी सेठ थे, उनको एक व्यापारी मिला। उसने कहा मेरे पास एक जिंद है, मैं 1000 रुपए में तुम्हें जिंद बेच सकता हूं और तुम जो बोलो वो ये काम करेगा। बस एक ही शर्त है कि इसको खाली मत छोड़ना, अगर ये खाली हो गया तो तुम्हें खा जाएगा। सेठ जी ने बोला मेरे पास ऐसी क्या समस्या है, काम की कोई कमी नहीं है, लाइन पे लाइन लगा दूंगा काम की। 1000 रुपए देके जिंद खरीद लिया। सेठ जी ने जो 100 साल वर्कमैनशिप सोची थी वो तो 1 महीने में जिंद ने पूरी कर दी। उन्होंने सोचा था मैं कभी ऐसा हुआ तो कहीं लॉस एंजलिस में एक पेंट हाउस खरीदूंगा, जिंद ने व्यवस्था कर दी। जो वो शायद 10 साल काम करके करते हुए उसने 10 मिनट में व्यवस्था कर दी। फालतू के काम भी सोचे तो भी वो 4-5 दिन में जिंद ने सारे काम कर डाले।
अब जिंद बोला मुझे काम और दो। सेठ जी को कोई काम ही ना सूझे। जिंद दौड़ा पीछे सेठ के, सेठ भागा आगे, जिंद भागा पीछे। सेठ घबराए, क्या काम बताऊं। जिंद को तो यह भी काम मिल गया था कि सेठ के पीछे भागना है, उसने छोड़ा ही नहीं पीछा। जब वो भाग रहे थे तभी एक जगह कहीं किसी महात्मा का प्रवचन चल रहा था। बाई चांस सेठ उस प्रवचन में घुस गए और सीधा जाके महात्मा के चरणों में गिर पड़े। कहा क्या बात है, उसने समस्या बताई। मैंने ऐसे ऐसे एक जिंद खरीदा था जो सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। आज मेरे पास कोई काम नहीं है और वो जिंद मुझे ही खाने भाग रहा है, मैं क्या करूं। सेठ जी ने कहा, महात्मा ने कहा, सेठ जी उस जिंद को कहो कि वो एक बहुत लंबा खंबा बनाए, जितना लंबा से लंबा बांस खरीद के ला सकता हो, दुनिया का सबसे लंबा बांस ढूंढ के लाए। महात्मा भी देखना चाहते थे जिंद की कैपेबिलिटी क्या है। शायद हम लोग ढूंढते तो पहले तो गूगल करने में 15 मिनट लग जाते, फिर पहुंचने में शायद 15 दिन लगते, फिर लाने में शायद 1.5 महीना लगता। जिंद को 15 मिनट लगे, वो पूरे अमेज़न के फॉरेस्ट में घुमाया और सबसे बड़ा बांस लाके उसने उस सेठ के आंगन में लगा दिया। बोले अब क्या करना है। महात्मा भी चौंके। महात्मा बोले अब जिंद से ये कहो कि इस खंबे पर ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे। जब कोई काम याद आए तो उसे काम पे लगाना, कोई काम याद नहीं आए तो इसी बांस पर ऊपर नीचे करते रहना। सच बात कहूं तो सेठ हम हैं और ये मन ही जिंद है। इसको काम पर लगाए रखो, नहीं तो ये खाने दौड़ता है। जब ये खाली बैठेगा तब ये तुम्हें खाने दौड़ेगा। और फिर व्यक्ति सोचता है क्या करूं, चलो नेटफ्लिक्स खोलता हूं। तब आदमी सोचता है नेटफ्लिक्स पे तो कोई नई सीरीज ही नहीं आई, फिर क्या करूं, चलो प्राइम सिनेमास खुल गए, प्राइम पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मजे की बात यह है दक्षिण उत्तर पर हावी भी बहुत हो गया इन दिनों मूवीज में। समझ भी नहीं आता कि क्या देखूं क्या न देखूं। ये मन जिंद खाने दौड़ता बहुत तेज। हम सोचते हैं इसको क्या काम बताएं। महात्माओं ने एक उपाय बताया, उपासना का एक खंबा लगाइए, मेडिटेशन का, ब्रीदिंग का एक पिलर लगाइए, स्तुति प्रार्थना, जिसको आप जिस रूप में, इबादत जिस रूप में पेश करना चाहते हो, अध्ययन, एक कोई ऐसा बांस लगाइए जब कोई काम ना हो तो ये मन उस बांस पर चढ़े, उस बांस पर उतरे। वो हो सकता है भगवान के नाम का सुमिरन ही हो। जब मन खाने दौड़े तो उसे किसी बांस पर चढ़ाना होगा और उतारना होगा, तब तो आपको खाने नहीं दौड़ेगा। तभी मुफ्त में बैठा फकीर सबसे व्यस्त होता है, क्योंकि वो भगवान के नाम के सुमिरन के पिलर पर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है। कुछ उसे मिले ना। कई लोग पूछते हैं तुम ये माला फेरते हो उससे क्या मिलता है। मैंने कहा पता नहीं क्या मिलता है, पर एक बात पक्की है, मेरा मन मुझे खाने नहीं दौड़ता है। मैं मन के जो कराना चाहूं वो करने को तैयार। कम से कम इतना जरूर मिलता है। मुझे बहुत देर तक गूगल सर्फ नहीं करना पड़ता कि मैं मन को किस जगह लगाऊं। और एक और मजे की बात है, इकोनॉमिक्स का सूत्र कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दुनिया में आप किसी भी चीज पर एक मन को लगा दीजिए, थोड़ी देर के बाद में उसका प्लेजर डिमिनिश हो जाएगा, फिर आपको दूसरी चीज चाहिए, फिर आपको तीसरी चीज चाहिए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। अध्यात्म के पास वो अनलिमिटेड आनंद है। फ्यूल ट्रक को भी भर सकता है, टैंक को भी भर सकता है। जब आप प्लेजर के सोर्स को डिपेंड कर दोगे तब वो कभी डिमिनिश नहीं होगा, ऑलवेज एक्सटेंड होगा। ये बात और क्लियर होगी जब मैं आगे चलूंगा। तो मैंने आपसे कहा ऊपर से गाड़ी चमकदार होनी चाहिए। कोई जैगुआर भी गंदी संदी ला के दरवाजे पर खड़ा करेगा तो आदमी सोचेगा यार ये लगता है मिल गई है इसको, ही डजंट डिजर्व इट।
और अगर कोई नैनो को भी 10 बार चमका के जिस पर सनलाइट भी ऐसी रिफ्लेक्ट करे कि आपकी आंखें चौंक जाए, तो ही डिजर्व बेटर। आपके मन में ख्याल आ जाएगा, आप की फिजिकल एग्जिस्टेंस परफेक्ट होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। शरीर की चरम सीमा है स्वास्थ्य, उसका प्रयोग ये खेती की तरह इसको जोतना पड़ेगा। शरीर की चरम सीमा है कि वो खुद भी कभी कभी कंप्लेन करना चाहिए कि अब मुझे आराम की जरूरत है। हम लोग सो इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम शरीर को अच्छी तरह लगा नहीं पाते। आज दुनिया में स्लीप डिप्राइव्ड एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इस देश में भी बहुत गहराई से व्याप्त है, जो कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसे मेंटल हेल्थ को परेशान करने का बहुत बड़ा कारण है। थोड़े दिन पहले मुझे 26 साल का एक स्टूडेंट मिला जो बोला मैं पिछले 3 साल से नींद की गोली खा रहा हूं। मुझे आश्चर्य हुआ। अगर शाम तक आपका शरीर थका नहीं तो आपने इस एनर्जी को वेस्ट कर दिया। थक जाना चाहिए, कंप्लेन करें कि अब आपको आराम की जरूरत है। हम उल्टे चलते हैं, शरीर बैठा रहे मन भागता रहे। साधु उल्टा होता है, शरीर चलता रहता है, मन बैठा रहता है। हम बैठे रहते हैं, मन भागता रहता है। इंजन मन है। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, ड्राइवर आपका इंटेलेक्ट है। इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, हाउ ही विल हैंडल द इंजन। ड्राइवर का काम होता है गियर बदलना, ड्राइवर का काम होता है स्टीयरिंग बदलना, ड्राइवर का काम होता है ब्रेक दबाना, ड्राइवर का काम होता है एक्सीलरेटर दबाना, ड्राइवर का काम होता है लेन चेंज करना, ड्राइवर का काम होता है ओवरटेक करना और कभी कभी ओवरटेक देना। ड्राइवर का काम होता है इंडिकेट करना, ड्राइवर का काम होता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए सामने वाले को भी समझना। आप केयरफुल चल रहे हो, सामने वाला अगर ठीक नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब काम आपके इंटेलेक्ट के हैं। समटाइम यू हैव टू प्रेस द ब्रेक। अगर आपका ड्राइवर कमजोर है तो आप ब्रेक नहीं दबा सकेंगे और वो एक्सीडेंट होगा, सुसाइडल वो एक्सीडेंट होगा। किस किस चीजों से ये देश भरा है। मैं उस नेगेटिव कोई भी बात आपके बीच इतनी एग्रेसिवली करना नहीं चाहता। मैं तो आपको हंसाने आया हूं थोड़ी देर। वैसे कॉलेज में सब दिन भर हंसते ही रहते, आते इसलिए कि स्कूल के बाद थोड़ी देर हंसना तो सीख लें महाराज। ड्राइवर का काम होता है लेन चेंज करना, इंटेलेक्ट का काम भी यही होता है। कभी कभी हमें गाड़ी की लाइन चेंज करनी पड़ती है, 1 मिनट लगे। जज, स्पेकुलेट, अंडरस्टैंड, एक और शब्द आया ऑब्जर्व करना। ड्राइवर पूरी सड़क को ऑब्जर्व करता है, इंडिकेशंस को समझता है। ड्राइवर साइन भाषा में बात करता है। उसके पास हेडलाइट है, उसके पास डिम लाइट है, उसके पास पार्किंग लाइट है, उसके पास ब्रेक लाइट है। अगर आप अच्छी तरह, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, मैं कभी कभी चलाता हूं और मेरे लिए वो ट्रेनिंग है, मेरी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग है। बिकॉज ड्राइविंग आपको टीच करती है बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्ट करने के लिए, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करने के लिए। यू हैव जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू मेक अ डिसीजन टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ सीवियर डेथ। आपका इंटेलेक्ट मजबूत हो। ये सब कॉन्शियसनेस की व्याख्या है। आज पूरी दुनिया इन 3 स्तरों पर कॉन्शियस है। शारीरिक स्तर पर, इसलिए योगा इज नाउ इन। मजे की बात यह है कि योग तो 5000 साल से क्या 10,000 साल से इस देश में था, पर योग जब योगा हुआ तो देश बोला वाओ। Now it got that American A at the end, isn't it? Yoga. That A is now there, which
which is an American A. बहुत सारी जगह जिम खुल गई। सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य होता है जब कोई आदमी ट्रेडमिल के ऊपर भागता है। बताओ यार, भागे चले जा रहे हो, कोई बढ़ी नहीं रहे तो भागे जा रहे, ऐसी क्या मेहनत। हालांकि मुझे भी कई बार दौड़ना पड़ता है। तब मैं जब दौड़ रहा था तभी मैंने सोचा यार, वृंदावन में मैं रहता हूं, वहां की परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर की है और मैं उस दिन ट्रेडमिल पर 10 किलोमीटर दौड़ा। मैंने कहा यार भले आदमी, तुम कहीं नहीं पहुंचे। इसे तो मैं परिक्रमा निकल जाता तो थोड़ा पुण्य तो ले ही आता, 10-20 लोगों से मिल आता। सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, प्योरिटी ऑफ हार्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये तीनों अचीव करने के लिए चौथे एग्जिस्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस यूथ किसे कहेंगे? जिसकी सिंसियरिटी ऑफ एक्शन है, जिसकी प्योरिटी ऑफ हार्ट है, जिसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। इन तीनों का सोर्स क्या है? एक चीज बताइए, 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह का आपने शॉफर रखा, यहां से भी नहीं बुलाया हो, कहीं अमेरिका से। थोड़े दिन पहले मैं फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, समवेयर इन हरियाणा somebody got that American truck। मेरे सामने पॉप इन हुआ फेसबुक का वीडियो, विथ मे बी कॉस्टिंग लाइक समथिंग लाइक 8 to 9 CR दैट ट्रक। वो मर्सिडीज का जो बड़ा भारी ट्रक होता है, किसी ने उसको हरियाणा में खरीदा और वो अपनी हरियाणवी स्लैंग में ही बता रहा था ये। उसने मर्सिडीज ऐसा अलग तरीके से बोला कि मुझे भी आनंद आ गया। मुझे लगा कि शायद मर्सिडीज ने हरियाणा में प्लांट लगा लिया कोई। जबरदस्त ट्रक था, उसके पीछे पूरा बिजनेस क्लास, आशीष जी, पूरा एमिरेट्स फर्स्ट क्लास का केबिन था, जबरदस्त ट्रक। तो उससे, और वो मजे की बात ये थी, ड्राइविंग भी लेफ्ट हैंड साइड से थी, ऑपोजिट, वही अमेरिकन ड्राइविंग। अब पता नहीं क्यों मुझे ये दृष्टांत याद आ गया, बेचारा ट्रक वाला भी फेमस हो जाएगा। आप सब लोग सर्च तो करोगे। बंदा बड़े गुरूर के साथ बोला और उसने ट्रक में से बंदा उतारा, बोले मेरा ड्राइवर भी रशियन है महाराज, 80,000 रुपए महीना तो मैं इसकी तनख्वाह देता हूं। ये मुस्टंडा रशियन उतरा ट्रक में से। ऐसे ही लग रहा था कि बिल्कुल इनबिल्ड ट्रक का ही इनबिल्ड हो। और ये मैंने कहा बहुत अच्छा किया, कहीं यूक्रेनियन पे हमला मत कर दियो भाई तू। बढ़िया से बढ़िया ट्रक हो, बढ़िया से बढ़िया रशियन ड्राइवर हो, स्नो पर वो लोग एक्सपर्ट होते हैं चलाने में। पर मजे की बात ये कि इसमें डालने के लिए पेट्रोल ही नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी इंजन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, उस गाड़ी की फिजिकल बॉडी नहीं है। सोर्स ऑफ एनर्जी उसका फ्यूल है। पहले फ्यूल बनाए, तब इंजन का काम बनाए, तब उसको हैंडल करने के लिए ड्राइवर बनाए। इंजन तो कई बार वही होता है, ऊपर की बॉडी बदलते रहते हैं गाड़ी वाले। कृष्ण रथ पर बोले, इसलिए मैं गाड़ी गाड़ी बार बार कह रहा हूं। अगर इसको हमने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना, फिजिकल कॉन्शियसनेस पर डाइवर्सिटीज मिलेंगी, मेंटल कॉन्शियसनेस पर डाइवर्सिटीज मिलेंगी, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस पर डाइवर्सिटीज मिलेंगी। मेरा इंटेलेक्ट अलग है, आपका इंटेलेक्ट अलग है, और यहां बैठी मेरी बात को हर व्यक्ति अपने अपने इंटेलेक्ट से ऑब्जर्व कर रहा होगा। कोई तो यही सोच रहा होगा यार अगले भाषण में यही ठोक देंगे, कोई कंटेंट इकट्ठा कर रहा होगा।
कोई कोट्स इकट्ठे कर रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई ये सोच रहा होगा 1 घंटा तो हो गया, चुप कब होंगे ये। सबका अपना इंटेलेक्ट है। और अगर हमारी चेतना केवल इन 3 विषयों पर ही अवस्थित रहेगी तो रोज हिटलर पैदा होंगे, रोज मुसोलिनी पैदा होंगे, रोज वर्ल्ड वॉर 3 की भूमिका बनी रहेगी, रोज सिविल राइट्स होंगे, रोज कास्टिज्म इशू रहेगा, कलर, क्रीड, क्लास, ये सब पर विवाद रोज खड़ा रहेगा। अभी का नहीं, बहुत पुराना है। गोरी चमड़ी और काली चमड़ी का भेद यूरोप चले जाओ तो अभी भी कहीं ना कहीं अनुभव में आ जाएगा। इस समय जो पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाते विलियम शेक्सपियर और लॉन्गफेलो और मिल्टन और सोक्रेटिस का, एक तो कोई बिंदु ऐसा होना चाहिए जहां समत्व हो। समत्व हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस में डाइवर्सिटी है, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस में डाइवर्सिटी है, मेंटल एग्जिस्टेंस में डाइवर्सिटी है, बट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में यूनिटी है। फ्यूल बिल्कुल एक सा है। और उस पॉइंट ऑफ यूनिटी के को एक्सपीरियंस करके फिर ये डाइवर्सिटी फ्लरिश करेगी। जैसे मानो कोई ग्राउंड केवल किसी एक का है, ये बगीचा केवल रितिका जी का है। अब उस बगीचे के ऊपर चाहे गुलाब का फूल लग रहा हो, चाहे जूही हो, चाहे केतकी हो, चाहे बकुल हो, चाहे मौलश्री हो, चाहे श्रीश हो, चाहे चंपा हो, चाहे पाटल हो, मुझे नहीं पता, आपने इतने फूलों के नाम भी सुने होंगे कभी। इस साहित्य का विषय, इतने फूल लगे हों, पर किसी भी फूल से विवाद नहीं होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का ये बगीचा है। पूरे वेस्ट ने इन 3 डायमेंशंस पर खूब विकास किया, पर जब चौथे डायमेंशन का विषय आता है, हो सकता है कि अभी भारत एजुकेशन में किसी देश से 10 साल पीछे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 साल पीछे हो, एजुकेशन में 40 साल पीछे हो, पर अभी भी अगर स्वामी विवेकानंद जाकर बैठते हैं तो पूरा अमेरिका चरणों में बैठ जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी चले जाते हैं, बूढ़े हैं, नॉट अ वेरी गुड लुकिंग मैन, आई शुडंट से दिस, आई एम सो सॉरी, बट स्टिल ही इज अ ओल्ड मैन, बट वेरी यंग विथ हिज एफर्ट। आज पूरी दुनिया में हजारों मंदिर बना के खड़ी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग, वो एनर्जी सोर्स। जैसे एक लास्ट एग्जांपल, देन आई विल फिनिश। If there is a moisture on the wall, it's a lovely wall, wooden wall, there wouldn't be any, but just imagine if there is a moisture on a wall, हम बोलते हैं ना हिंदी में सीला ना जाए। If there is a moisture on a wall, first step is that you will repaint it, but maybe after a month the moisture will again come. The second step is that maybe you will change the plaster, but after 3 months the moisture will again come. The third step is that you even change the bricks, but I would say after a year the moisture will again come back. But if you know the source of that moisture, that pipeline which had the leakage, and if you seal that pipeline, it might take, that moisture will take maybe a year to disappear, but then it will never come back. रेमेडी, फिजिकल रेमेडी सिम्टोमेटिक है, इंटेलेक्चुअल रेमेडी सिम्टोमेटिक है, मेंटल रेमेडी सिम्टोमेटिक है, पर स्पिरिचुअल रेमेडी सोर्स को ही क्लियर कर देती है। इसलिए आज कॉन्शियस यूथ की यही परिभाषा है। मैंने कहा, यहां से शुरू किया, आपके बाहर क्या घट रहा है आप उसे नहीं बदल सकते, आपके अंदर क्या घट रहा है आप उसे बदल सकते हैं। और जब आप अपने अंदर इन 4 स्तरों पर घटता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, अगर आप इन चारों को बैलेंस कर लें, इन चारों को बैलेंस करने का नाम धर्म है, इन चारों को बैलेंस करने का नाम स्पिरिचुअलिटी है, इन चारों को बैलेंस भारत हर क्रिया में करता है। ये
पेड़ में भी अध्यात्म देख लेता है, नदियों में भी वो चौथा डायमेंशन देख लेता है जो पूरी दुनिया नहीं देख पाती, और वहां उसे एक यूनिटी का अनुभव हो जाता है। मैं थोड़ा शायद मैं क्या शुरू करते समय घड़ी नहीं देख सका, इसलिए एंड करते समय देख रहा हूं और अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपका मंगल हो। एंड लास्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और आज मैं यहाँ बोलने आया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं युवराज सिंह से कहूँगा, अद्वैत सोसाइटी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहूँगा, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति की कभी भी ज़रूरत हो, मैं just one call away and I will always be there to serve you all. Thank you. Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji. Past is history, future is mystery, and present is God's gift. You've explained to us today how egalitarian the Varna system which Sri Krishna mentions about in Srimad Bhagavad Gita is. And I think this is for the very first time we've seen this aspect of the Varna system. And I am really adept of words to present how blessed all of us here are today to be listening to you, to be getting the divine knowledge from you, Maharaji. Thank you so very much. Hari Bol. Namaste to one and all present over here. I, Anirudh, on behalf of Advait, the spiritual society of Hansraj College, consider it to be a privilege to present this vote of thanks on this special occasion. I would like to express our heartfelt gratitude to Sri Pundarik Goswami Ji Maharaj, who came here and delivered such an amazing address, enlightening us all with pearls of wisdom that we certainly cannot gather even after hours of reading. This is something that is our earning today. We have learned a lot, especially the captivating anecdotes, the captivating analogies that you shared with us today. They have indeed opened our eyes to some new perspectives and to a fresh way of looking at our own lives, to introspect and to reflect on our own consciousness. Thank you so much, Maharajji, for taking out your time and delivering this splendid address today, and also answering all the questions with such sublime accuracy. I'd also like to thank Vasundhara ji for mediating this session with such efficiency, and also Neha Nandini ji for doing the Saraswati Vandana right at the beginning. Thank you all the audience for staying along with us. Now I'd like to hand over the stage to Vasundhara. Can we all thank Maharajji by chanting Hare Krishna Mahamantra? Let us all raise both our hands and say, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much. Thank you.